आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ प्रीवियस ईयर्स का एस्टेट का पीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स वाला पोर्शन डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके बीच में हम लोग 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट के बचे हुए क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। बायनोमियल थ्योरम का एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं you have to find the coefficient of x square in the expansion of 20x square minus का 9x plus 1 whole raised to power minus 1। आपको ये बताना है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कौन सा दे रखा है 20x square minus 9x plus का 1 whole raised to power minus 1। you have to find the coefficient of the term containing x square। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे देखो इसको। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज किया। अब बहुत आसानी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जब हम इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 1 - 5x और 1 - 4x। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस आपको यही वाला चीज दिखने वाला है। ठीक है जी। अब सारे की पावर -1 लिखा है। अगर सारे की पावर -1 लिखा है तो मैं सारे को डिनोमिनेटर में ला सकता हूं। मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आया, ये मेरे पास बना 1 - 5x और फिर मेरे पास क्या आया 1 - 4x। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इसके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। तो जैसे मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा तो इसको लिखूंगा a/1 - 5x और b/1 - 4x। ठीक है जी। अब हम लोगों को क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो आपको अच्छे से मालूम है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। उस केस में अगर मुझे a बताना है, a क्या है, तो मैंने जो a के डिनोमिनेटर में है उसको 0 किया। जैसे आप उसको डिनोमिनेटर में रख के 0 करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आएगा 1/5। अब इस वाले एक्सप्रेशन में जहां पर भी मुझे 1 + 5x दिख रहा है उसके ऊपर हाथ लगा दो और बाकी सारी जगह पे x की जगह 1/5 पुट करें। कहने का मतलब यहां दिख रहा है ना, इसके ऊपर हाथ लगा दो तो बाकी क्या बचा 1/1 - 4x। तो लिखिए a का वैल्यू आएगा 1/1 - 4 मल्टीप्लाई में 1/5। ठीक है, ऐसा आपको आता होगा, उम्मीद करते हैं। 5 - 4 डिवाइड बाय 5 ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास 5/1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जो a मेरे पास है उसका वैल्यू 5 आ गया। अब मुझे b निकालना है। जैसे ही आप b निकालेंगे, b निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1 - 4x। तो मैंने क्या किया 1 - 4x को 0 कर दिया तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1/4। इस एक्सप्रेशन में जाएंगे, जहां जहां पे 1 - 4x दिख रहा है हाथ रख लेंगे और बाकी x की जगह पे 1/4 लगा दीजिए। तो जैसे आप लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1/1 - 5 मल्टीप्लाई 1/4। तो 4 मेरे पास ऊपर चला गया, बीच में बच गया 4 - 5। 4 - 5 जो है वो -1 होता है। तो जैसे मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ b टू बी इक्वल टू -4। ठीक है जी। तो हमने b की जगह पर -4 को पुट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको उठा के ऊपर लेके जाना है। जैसे मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा ये मेरे पास होगा 1 - 5x रेज़ टू पावर -1 और इसको मैं लिख सकता हूं -4 इंटू में 1 - 4x और इस सारे की होल पावर कितना होगा -1 होगा। फिर हम लोगों ने बचपन में क्या बीएससी में एक रिजल्ट पढ़ा था 1 - x की पावर -1। इसका एक्सपेंशन हम सब लोगों को अच्छे से आता है। इसका एक्सपेंशन बराबर है 1 प्लस में x प्लस x स्क्वायर प्लस का x³ x रेज़ टू पावर 4 अप टू सोन, ऐसा बन जाता है। ठीक है जी। तो इसको अप्लाई कर देते हैं यहां पे। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, इसको लिखिए क्या बनेगा 1 प्लस का 5x, नेक्स्ट क्या होगा 5x का होल स्क्वायर अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा। मेरा इंटरेस्ट स्क्वायर में था इसलिए मैंने स्क्वायर तक लिखा। ठीक है, ऐसे इसमें लगाओ क्या बनेगा -4 1 प्लस का 4x प्लस में 4x स्क्वायर अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे क्या लेके आना है x स्क्वायर लेके आना है। ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तभी तो x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता।
तो आप यहां से देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस विल बी, यहां से क्या आएगा 5 और ये क्या है 25, सो 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 25, माइनस में 4, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 की मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4 मल्टीप्लाई 60, सो दिस विल बी 125 माइनस 64, 125 में से 64 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 61, सो द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा 61 आएगा, सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन सी था वो हमारा करेक्ट आंसर था। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपने पहले कर रखा होगा तो करने में आसानी रहेगा, नहीं कर रखा होगा तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का पेपर में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 102 क्वेश्चन हम लोगों से क्या। क्वेश्चन नंबर 102 वाज बेस्ड अपॉन वेक्टर्स। इतना आसान क्वेश्चन है ये वेक्टर का, इससे आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिल सकता है। आपसे क्या पूछता है, यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप इज। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। जैसा आपको मालूम है, अगर आपने वेक्टर हल्का सा भी पढ़ा है, ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर a है, दिस वेक्टर इज वेक्टर b। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है या इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम a को b की तरफ घुमाते हैं और या फिर b को a की तरफ घुमाते हैं। जैसे ही आप a को b की तरफ घुमाएंगे तो हमें एक वेक्टर मिलता है a क्रॉस b, और ऐसे अगर मैं b को a की तरफ घुमाऊंगा तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा नीचे की तरफ b क्रॉस a। ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं वो इन दोनों वेक्टर्स के, और द प्लेन कंटेनिंग बोथ दिस वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, जो ये दोनों वेक्टर्स हैं वो इन दोनों वेक्टर के और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। अब हमसे क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको अच्छे से मालूम है, अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, भाई वेक्टर कौन है, a क्रॉस b या b क्रॉस a, मुझे क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, हम लोग इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यही तो तरीका है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। हमने लिखा a क्रॉस b, इसको निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है, अत्यंत ही सिंपल है, i j एंड k। a मेरे पास क्या लिखा है 2 -1 एंड 1, और b मेरे पास क्या लिखा है 3 4 एंड -1। मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मुझे मिलेगा i कैप, दिस विल बी 1 -4 माइनस का j कैप, दिस विल बी -2 -3, फिर मैंने लिखा प्लस का k कैप। जैसे मैं इसको लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा 8 प्लस का 3, तो हम इसको लिख सकते हैं -3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस का 11k कैप। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आया। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर्स। तो हमने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाला। अब आपको अच्छे से मालूम है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो j का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और जो k का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 9, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसको मैं लिखूंगा 121। जैसे आप ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा √155। ठीक है जी, मुझे क्या निकालना है, मेरे को निकालना है a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो जैसे आप इसको लिखेंगे ये हमारे पास आएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11k कैप। डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में हमारे पास आएगा √155, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, जब आप ऑप्शन में जाके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन था। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, जब हम a को b की तरफ घुमाएंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा a क्रॉस b,
जब हम बी को ए की तरफ घुमाएंगे तो बी क्रॉस ए निकलेगा। अब आप ये पूछोगे कि सर आपने यहां पे प्लस वाला ही क्यों निकाला है? आप इसके सामने प्लस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस किसमें है? डायरेक्शन में। वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके बीच में सिर्फ प्लस वाला ऑप्शन था, इसलिए मैंने प्लस वाले के ऊपर टिक किया। माइनस वाला होता तो हम माइनस वाले पे भी टिक कर सकते थे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, देखते हैं आपसे क्या कहता है। 103 जो था वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इतने सिंपल क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है, इस बार कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। आपसे कहते हैं ए का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड दैट इज गिवन टू बी 0.5। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ा है तो b अपॉन a की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ऐसा हो जाएगा। अब b बाय a का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.5। a इंटरसेक्शन b का प्रोबेबिलिटी निकालना है, और b का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई? सॉरी, नीचे आएगा a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। a का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.4 है, तो हम लोग यहां से a इंटरसेक्शन b का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया यू आर गेटिंग इट टू बी 0.20। अब इसको सामने देखिए, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? a बार यूनियन b बार का। अगर आपने डी मॉर्गन लॉ अच्छे से पढ़े हैं तो डी मॉर्गन लॉ हमें कहता है a बार यूनियन b बार दिस विल बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b बार। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तब भी कोई समस्या नहीं है। यहां देखिए सामने हमने यहां पर बनाया क्या? दिस इज सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस है, ये हमारे पास इवेंट a है और ये मेरे पास इवेंट b है। सो दिस इज a, दिस इज b। जब मैं बात करता हूं a बार की तो a बार का मतलब क्या है? a को छोड़ दो, a को छोड़ के उसके बाहर जो भी पोर्शन लिखा है उस सारे को डार्क कर दो। ठीक है, ऐसे मैंने आपसे बोला b बार। b बार का मतलब क्या है? b को छोड़ के जो भी पोर्शन है उस सारे को डार्क कर दो। तो जैसे ही मैं सारे को डार्क करूंगा तो सारे को डार्क करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरे को ये वाला पोर्शन मिलेगा जो मुझे अब दिख रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखने से आपको समझ में आएगा मुझे क्या चाहिए? इन दोनों का यूनियन चाहिए। यूनियन का मतलब है, अब ये देखो इसमें कौन सा ऐसा पोर्शन है जो नहीं आता है। अगर मैं थोड़ा ध्यान लगाऊं और ध्यान से देखूं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऐसा पोर्शन है जो इसमें नहीं आता, बाकी सब आते हैं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास a इंटरसेक्शन b है। इसका मतलब ये मुझसे क्या पूछ रहा है? ये मुझसे a इंटरसेक्शन b का बार पूछ रहा। इसलिए a इंटरसेक्शन b के ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो आपको मालूम है दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.20। जैसे ही मैं माइनस करूंगा योर आंसर विल बी 0.80। ठीक है, तो 0.80 जो है वो हमारा आंसर आएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो लिखने में देर लगेगा। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो विद इन 10 to 15 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, देखते हैं आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 104 वाज अ फ्री गिफ्ट। विद इन 5 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना 5 सेकंड लगे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दिस वाज बेस्ड अपॉन द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। लगाने में चाहे आप 10 मिनट लगाओ चाहे 15 मिनट लगाओ, लेकिन ये 5 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन है ही नहीं है। एलिमेंट्स की बुक में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में सॉल्व एग्जांपल है, काफी लंबा चौड़ा करके दे रखा है, आप वहां देखना। मैं इसको शॉर्टकट से करूंगा। आपसे कहते हैं n = mc2 देन nc2 = मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं अपनी मर्जी से यहां पे वैल्यू पुट करूंगा। क्या पुट करनी है? n = mc2। मैं सबसे छोटी वैल्यू पुट करूंगा। देखो 1c2 तो होता नहीं है, तो m की जगह मैं 1 तो लगा नहीं सकता।
m की जगह अगर मैं 2 लगाऊंगा तो मुझे मालूम है 2c2 का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका मतलब यहां पर n कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं 1 को यहां पुट करूंगा तब भी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आप m की जगह पे 3 पुट कर दो। जैसे आप m की जगह पे 3 पुट करेंगे हमारे पास n आएगा 3c2। क्या था mc2, तो 3c2 आपको मालूम है 3c2 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। अब उससे हमसे पूछा किसकी वैल्यू है nc2 की। nc2 का मतलब है 3c2। अब 3c2 कितना होता है, ये भी 3 होता है। ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखिए फटाफट से। m का वैल्यू कितना है 3, जैसे मैं 3 पुट करूंगा 3 प्लस का 1 c4, 4c4, आंसर कितना है 1, नहीं होता, ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट m की जगह कितना डालना है 3, जैसे मैंने 3 डाला 3 माइनस 1 c4, 2c4, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। m की जगह पे मैंने कितना डाला, m की जगह पे मैंने 3 डाला, जैसे आप 3 डालेंगे 3 प्लस 2 c4, दिस विल बी 5c4, 5c4 का वैल्यू कितना होता है 5, तो ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। ये ऑप्शन बचा, ये वाला आंसर होना चाहिए क्योंकि 3 सेटिस्फाई नहीं किए तो चौथा तो आंसर आएगा ही। आप इससे वैल्यू पुट करो 3, दिस विल बी 3 प्लस 1 c4, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइंग 4c4, 4c4 का वैल्यू कितना है, 4c4 का वैल्यू 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है 3। सो ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि nc2 का वैल्यू मुझे भी क्या लाना था 3 लाना था। क्या इससे सिंपल सवाल हो सकता है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। आपको ये तो उम्मीद करते हैं याद ही होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के कुछ रिजल्ट हैं। आपसे कहते हैं n में से एक भी बंदे को सिलेक्ट नहीं करना, उसके कितने तरीके, एक ही तरीका है, सबको कह दो भाई अपने घर जाओ सारे रिजेक्टेड। तो इसका एक तरीका है, अगर आपसे कहा जाए कि सर nc1 निकालो, मान लो मेरे पास 10 बंदे हैं, 10 में से एक बंदे को चुनना है, तो हो सकता है पहला चुन लूं, हो सकता है दूसरा चुन लूं, हो सकता है तीसरा चुन लूं, ऐसे करते करते हो सकता है मैं 10वें बंदे को चुनूं, तो nc1 का वैल्यू कितना होता है n होता है। ऐसे ही ncn, 10 लोग इंटरव्यू देने आए, 10 के 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, सबको कह दो जा भैया सारे सिलेक्ट, कितना तरीका, एक तरीका, तो ncn का वैल्यू भी कितना होगा 1। तो आपकी थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर। अगर आपकी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर पकड़ है तो ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं आपसे। पर 105 जो हमारे पास था दैट वाज बेस्ड अपॉन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी, ऑफ वेक्टर्स। क्या कहता है, द वर्क डन बाय द फोर्स 3i cap plus 2j cap minus 2k cap to displace a particle from point A to point B is। आपसे क्या कहता है, एक पार्टिकल यहां पर है, इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को गिवन है। क्या पोजीशन वेक्टर है, माइनस का 2i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 7k कैप। इस पार्टिकल के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स क्या है, फोर्स दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। जैसे ही आपने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया, ये पार्टिकल डिस्प्लेस होके एक नई पोजीशन पे आ गया। वो पोजीशन क्या है B, और B का पोजीशन वेक्टर मेरे पास गिवन है 3i कैप प्लस का 7j कैप और प्लस का 2k कैप। आपसे बोलता है वर्क डन निकालना है। आपको अच्छे से मालूम है जो वर्क डन मेरे पास होता है दैट इज गिवन बाय F डॉट ds। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका हम फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। तो आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। हमने क्या किया, B के पोजीशन वेक्टर में से एक पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया। कीजिए भाई क्या आएगा, 3i में से 3i चला गया तो कितना आ गया, 0i आ जाएगा, ठीक है भाई। 3i, सॉरी ये माइनस 2, सॉरी ये नहीं है, यहां से माइनस करना। 3 में से 2 जाएगा तो 5i, 7 में से
5 जाएगा तो 2j, और 2 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5k। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट लेना है f और ds का। f मेरे पास क्या है, f मेरे पास है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस 2k कैप। इसका मैंने डॉट किया 5i प्लस में 2j और माइनस में 5k के साथ। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बोलो, i का मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15 प्लस j का मल्टीप्लाई j से करेंगे 4 और माइनस 2 का माइनस i से करेंगे तो प्लस का 10। तो आप देख सकते हैं 15 एंड 4 19 में 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर विल बी 29 यूनिट्स। ठीक है, जो हमारा वर्क डन होगा वो 29 यूनिट्स के बराबर होगा। दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 हमसे क्या कहता है। 106 वाज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कभी नहीं पूछा गया, फर्स्ट टाइम पूछा गया था। जिसने पढ़ रखा था सिर्फ वही कर सकता था, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व P is equal to B sin psi cos psi, ऑप्शन इज गिवन टू बी दिस वन। इन चार में से इस कर्व का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो आपको बताना है क्या आएगा। जितने भी क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आए हैं, मतलब ऐसे टॉपिक से आए हैं जो कभी नहीं आते हैं, अगर आपको सिर्फ रिजल्ट मालूम है तब भी आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते थे। सिर्फ आपको उसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि अगर मेरे को कर्व P और साई की फॉर्म में दिया है, उस समय में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला मेरे पास होता है सॉरी रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज गिवन टू बी P प्लस में d2P डिवाइड बाई d psi 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रो है। ठीक है जी, इसको देखते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर इस वाली कर्व में 2 की कमी है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या होगा सर, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा विच इज गिवन टू बी b बाई 2 sin 2 थीटा sin 2 psi। फिर मैंने लिखा dp बाई d psi। जैसे मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा b बाई 2 sin 2 psi का डेरिवेटिव करेंगे 2 cos 2 psi। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया। एक बार दोबारा से डेरिवेटिव कीजिए क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत है। b एज इट इज कांस्टेंट। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 sin 2 psi। ठीक है भी, cos 2 psi का डेरिवेटिव माइनस sin 2 psi और 2 psi का दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू psi करेंगे, वी आर गेटिंग इट टू बी -2। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा देखो, दिस रो विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, P माइनस में 2B और फिर मेरे पास क्या है sin 2 psi। ये बन जाएगा क्योंकि मेरे पास d2P बाई d psi 2 का वैल्यू है माइनस का 2B sin 2 psi। कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन से b sin 2 psi की वैल्यू निकालूं तो बताइए भी क्या बनेगा, b sin 2 psi ये हमारे पास बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू मेरे पास 2p आ जाएगा। तो लगा दो भाई, इस सारे की जो वैल्यू मेरे पास है दिस इज गिवन टू बी p माइनस में 2। इस सारे की वैल्यू कितनी है, 2p है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गेटिंग इट टू बी 4p और p में से 4p जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 3p। तो कहने का मतलब है इस कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू -3p। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड जरूर था बट मुश्किल नहीं था। अगर आपको हल्का फुल्का इसके बारे में नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे क्या कहता है। 107 दिस वाज बेस्ड अपॉन द
कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, कई बार आ जाता है कई बार नहीं भी आता। तो आई थिंक 2016 के पेपर में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपसे, क्या कहता है, द सीरीज x डिवाइड बाय 1 into 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 into 4 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 5 into 6 अप टू सो ऑन। साथ में एक स्पेशल हिंट दिया है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सारी की सारी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। और पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज के ऊपर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो टेस्ट लगता है, दैट इज सेड टू बी डी-अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, जो हमसे कहता है कि समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an, this is be a series of the positive terms such that limit n tends to infinity an upon an plus 1, this is equal to l। ये वाला जो l है, अगर 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा, इंफिनिटी है तो भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर 1 के बराबर है तो ये टेस्ट फेल होगा। इसका मतलब सारी कहानी डिपेंड करेगा l की वैल्यू पे। तो l को निकालते हैं। l से पहले मुझे क्या चाहिए, an निकालते हुए an क्या आएगा, जब हम an निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहली टर्म में x की पावर 1, नेक्स्ट में x का स्क्वायर, नेक्स्ट में x का क्यूब, इसका मतलब जो nth टर्म होगा उसमें क्या आएगा, x की पावर n आएगा। अब देखिए भाई आगे, हर एक टर्म दो दो का प्रोडक्ट है, तो nth वाला भी क्या होगा, दो दो का प्रोडक्ट होगा। तो इसको लिख दो, क्या आएगा, फर्स्ट यहां क्या आएगा 3, यहां क्या आएगा 5, इसकी nth टर्म, और अगले वाला क्या है 2, 4, 6, इसकी nth टर्म। एपी का फॉर्मूला आता है आपको लगाना, वो लगा लीजिए, क्या बन जाएगा an बराबर होगा x की पावर n। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस का n माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, यहां लाइए 2 प्लस का n माइनस 1, और 4 में से 2 जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं an बराबर होगा x की पावर n, डिवाइड में क्या आएगा 2n माइनस 2 और प्लस का 1। इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस का 2n माइनस 2, कैंसिल हो गया। तो जैसे हमने इसको लिखा, ये बन गया x की पावर n डिवाइड बाई 2n माइनस 1, और इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2n आ जाएगा। तो ये मेरे पास है x की पावर n, a की पावर an आया, ठीक है। आप इसमें वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, बिल्कुल सही है। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 लगाने से क्या बनेगा 3, और सॉरी 2 लगाने से क्या बनेगा 3, और साथ में क्या बनेगा 4, वो आ रहा है। ऐसे 3 लगा के 5 और 6 आएगा। फिर हमने क्या किया, फिर हम लोगों ने an प्लस 1 निकाला। कैसे निकालेंगे, जहां जहां n है वहां वहां n प्लस 1 कर दिया, तो ये बन गया x की पावर n प्लस 1। इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू n प्लस का 1 माइनस 1, दिस विल बी 2 इंटू में n प्लस का 1, ऐसा आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा an प्लस का 1, दिस विल बी x की पावर 2, x की पावर n प्लस का 1, ये क्या बनेगा, दिस विल बी 2n प्लस का 1, और इसको मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2n प्लस का 2। तो मैंने an भी निकाल लिया और मैंने an प्लस 1 भी निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मेरे को l निकालना है। तो इसके बाद मैं l निकालता हूं और देखता हूं कि जो l मेरे पास है वो क्या आता है, ठीक है। तो हमने आपको कहा था l बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या लिखूंगा an बाय an प्लस 1। an का वैल्यू मेरे पास है, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं x की पावर n डिवाइड बाय 2n माइनस 1, और साथ में क्या आएगा 2n, डिवाइड में क्या है an प्लस 1, तो ये उलट जाएगा ऊपर जाके, ये बनेगा 2n प्लस का 1 और 2n प्लस का 2 डिवाइड बाय x की पावर n प्लस का 1, ठीक है जी। अब देखिए आपसे क्या कहता है, x की पावर n से x की पावर n प्लस 1 को काटेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। जब आपको मालूम है लिमिट इंफिनिटी में होती है तो हम हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने n को बाहर निकाला, 2 प्लस का 1 बाई n, ऐसे यहां से n को बाहर निकालेंगे, 2 प्लस का 2 बाई n अपॉन में क्या आएगा, यहां से निकालिए तो क्या आएगा 2 माइनस 1 बाई n, और यहां से लिखेंगे 2n, एंड दिस विल बी 1 अपॉन x। n से n कट गया, n से n कट गया, n को इंफिनिटी पुट कर दो। जैसे आप n को इंफिनिटी पुट करेंगे l मुझे क्या मिलेगा, ये बनेगा 2 प्लस 0, क्योंकि समथिंग बाई इंफिनिटी करके 0, इसको पुट कीजिए क्या बनेगा 2 प्लस 0, ये क्या होगा 2 माइनस 0, और ये मेरे पास क्या है 2,
और ये मेरे पास क्या आ गया 1/x आ गया। ठीक है जी, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास L किसके बराबर आ गया, मेरे पास L जो है वो 1/x के बराबर आ गया। अब उसने हमसे क्या बोला, ये कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ L का वैल्यू 1 से बड़ा हो। अगर L का वैल्यू 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, इसका मतलब 1/x जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो इसको मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये बनेगा 1 लेस देन x। तो इसका मतलब x का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 1 से। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। अब आप यहां देख लो, x का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये सीरीज क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो पहला ही जो ऑप्शन है दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल। अगर ये फेल हो जाता फिर मैं इसको डाइवर्जेंट के लिए चेक करता। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको रिजल्ट मालूम है, रिजल्ट मालूम नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 हम लोगों से क्या कहता है। 108 था, दैट वाज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मालूम है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो 2 पार्ट है, नंबर 1 इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहां पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। आपको आता भी होगा अगर आपने पढ़ा है तो। पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस विल बी इक्वल टू 1/d³ प्लस में 3d² और प्लस में 2d, और यहां पे मेरे पास क्या है x²। हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो भी लिखा है पॉलिनोमियल उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो जैसे आप इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे मेरे पास आएगा d, बीच में आएगा क्या, अगर मैं यहां से d को कॉमन ले लेता हूं तो बीच में बचेगा d² प्लस का 3d प्लस का 2, और जब आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपको पता है दिस विल बी इक्वल टू d प्लस का 1 और d प्लस का 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस का d, इसको लिख दिया 2 प्लस का d, और साथ में मेरे पास न्यूमिनेटर में कितना है x²। फिर हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस d टाइप में चेंज करते हैं। तो उसके लिए 2 को कॉमन लिया, जैसे आप यहां से 2 को कॉमन लेंगे हमारे पास आएगा 2d, दिस विल बी 1 प्लस d, इसको मैंने लिखा 1 प्लस में d/2, और ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास x² आएगा। अब इन दोनों को उठा के ऊपर ले जाइए, जैसे आप इन दोनों को उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस d⁻⁻1, 1 प्लस में d/2 रेज टू पावर -1। अब हम लोगों को क्या करना है, एक्सपेंशन खोलना। 1 प्लस x की पावर -1 का क्या होता है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता है ना, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता है। इसको देखते हैं क्या बनेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आएगा x² डिवाइड बाई 2d, जैसे आप इसको खोलेंगे ये बनेगा 1 - d प्लस में d²। उसके बाद भी हायर पावर्स आएंगी लेकिन उसको लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास x² लिखा, x² का डेरिवेटिव करूंगा 2x आएगा, 2x का दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा 2 आएगा, और फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए सिर्फ 2 बार बहुत है, ऐसे इसको लिखो। ये क्या बनेगा 1 माइनस में d/2, नेक्स्ट क्या होगा d²/4 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, हायर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि d² से ऊपर जो भी आएगा उसमें x² का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए आप उसको 2 तक ही लिखिए। इसकी मल्टीप्लाई करो भी क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर होगा x²/2d, इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 माइनस में d/2 प्लस में d²/4, फिर मैंने -d से मल्टीप्लाई किया, -d को 1 से करेंगे तो माइनस का d, -d को -d/2 से करेंगे d²/4, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो माइनस का डी क्यूब बाई 4। इसको अगर ना भी लिखें तब भी हमें कोई समस्या नहीं है। फिर हमने डी स्क्वायर से किया, ये बनेगा डी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा ये बनेगा माइनस का डी क्यूब बाई 2, और इसको मैं लिखूंगा तो ये बनेगा डी रेज टू पावर 4/4। ठीक है जी। अब आप इसको हटा दो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे इसका कोई भी औचित्य नहीं है लिखने का। जो बच गया उसको लिख लो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर बाय में 2d। क्या बचेगा देखो, हमने इसको लिखा 1 डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4, और प्लस में हमारे पास क्या लिखा है यहां पे हमारे पास लिखा है d का स्क्वायर। एक बार चेक कर ले कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। 1 माइनस डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाय 4, इसको लिखा माइनस का d प्लस में डी स्क्वायर बाय 2 आएगा यहां पे, डी स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी। तो हमने एलसीएम ले लिया 2, जैसे सॉरी 4 है ना, तो 4 ले लो एलसीएम। जैसे आप 4 एलसीएम लेंगे तो यहां क्या आएगा डी स्क्वायर, यहां पे मेरे पास क्या आएगा 2d का स्क्वायर, और यहां पर भी मेरे पास क्या आएगा d का स्क्वायर। अब d वाले देख लो, d वाले क्या आएंगे हमारे पास, जैसे ही आप d वाले देखेंगे ये माइनस का d बाई 2, ये माइनस का d, सो दिस विल बी माइनस का 3/2 टाइम्स d, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2d। इसको लिखिए भी, क्या बना 1 प्लस में इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना बनेगा 4 रह गया, तो ये बन गया 7/4 डी स्क्वायर और माइनस का 3/2 टाइम्स d। अब हमने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को ले जाकर बीच में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने इस एक्स स्क्वायर को ले जाकर बीच में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2d, ये बीच में जाएगा एक्स स्क्वायर, 7/4 डी स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2, और साथ में d किसका आएगा एक्स स्क्वायर का। d का मतलब क्या है, कैपिटल D का मतलब d बाई डी एक्स। डेरिवेटिव कर दो, जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे 1/2d, ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस का 7/4। एक्स स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों को 2 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों को 2x मिलेगा। ठीक है जी। तो जो जिससे कैंसिल होता है उसको मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद बाहर मेरे पास क्या लिखा है 1/2, और साथ में क्या लिखा है 1/d। 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हमें मिलेगा x³ 3। जैसे आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे मिलेगा x³ 3। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा 7/2, 1 का इंटीग्रेशन x, और जैसे ही 3x का इंटीग्रेशन करेंगे 3 बाहर x का इंटीग्रेशन x²/2। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। अब देखो किस ऑप्शन के साथ मैच करता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन में 1/2 x का क्यूब माइनस का 3/2 x स्क्वायर प्लस का 7x/2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ ये मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंदी है, तो टाइम बिंग कई लोग कर जाते हैं, कई लोगों से नहीं होता है, तो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं या अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पे, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 आपसे क्या कहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 109 है दैट वाज बेस्ड अपॉन मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड के ऊपर बेस्ड है। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। ये बहुत बड़ा आंखों का धोखा सवाल था, अजीब सा ही सवाल है, कभी मतलब अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल कि इसका आंसर कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है -2x + y प्लस में z = a, x - 2y + z = b, और x + y - 2z = c। आपसे कहते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये 4 कंडीशन हमें दिया है, इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है जी। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। क्या आएगा -2, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। नेक्स्ट 1 -2 एंड 1, 1 1 और -2। मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जैसे आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक्सपेंड कीजिए,
प्लस माइनस प्लस, हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, -2 इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4 -1, फिर हमने लिखा माइनस का 1, ये बनेगा -2 -1, फिर हमने लिखा प्लस का 1, जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें मिलेगा 1 प्लस का 2, तो ये क्या आ गया -2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको हमने लिखा ये बना प्लस का 3 और इसको हम लिखेंगे ये बनेगा प्लस का 3, सो दिस विल बी -6 + 6, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, और जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो मुझे अच्छे से मालूम है या तो वहां पर नो सॉल्यूशन होगा या फिर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, दैट मींस डिटरमिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है इस सिस्टम के केस में हम लोगों के पास यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हमारे पास है वो 0 के बराबर है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, अमूमन तौर पे इस तरह का जो आंसर है वो क्वेश्चन का नहीं आता है। अगर मान लो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता, अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते? तब हम लोग इस क्वेश्चन को करते बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो अगर आपको याद होगा क्रैमर रूल हमसे कहता है दिस विल बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और फिर क्या होगा A33। हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को देखा, ये नॉन जीरो आया, फिर आप डिटरमिनेंट 1 निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? आपके पास जो राइट हैंड साइड में लिखा है आप उसके फर्स्ट कॉलम को इससे क्या कर देते हैं, हम लोग इसको इससे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फिर हम डेल्टा 2 निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, सेकंड वाले कॉलम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ऐसे थर्ड, फिर आपको मालूम है x बराबर होगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y बराबर होगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z बराबर होगा डेल्टा 3 बाई डेल्टा। वैसे तो यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्वेश्चन हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर यूनिक के ऊपर था तो हमने देखा इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। दिस वाज बेस्ड अपॉन द लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। हमें दिया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to 2n r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक फॉर्मेट है, अगर आपने पढ़ा होगा, हम सारे एक्सप्रेशन को r बाई n की फॉर्म में चेंज करते हैं। r बाई n की फॉर्म में चेंज करने के बाद 1 बाई n को dx से रिप्लेस करते हैं और r बाई n को x से रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन r के ऊपर है, इसका n कांस्टेंट है, इसका मतलब आप n को बीच में लेकर जा सकते हैं। तो मैं इसको यहां ले गया 1 बाई n, सही है। यहां से हमने n स्क्वायर को बाहर निकाला, तो जैसे ही आप यहां से n स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो n मेरे पास बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। हमने इसको लिखा लिमिट n टेंड्स टू, या सीधा इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। आप इसको लिखो, चलो एक स्टेप और लिख लो। लिमिट n विल टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to 2n, दिस विल बी r बाई n, और इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस में r बाई n का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 बाई n आएगा। ठीक है, इसको डाल दो इसके बीच में, ये सारा का सारा 1 बाई n जो है वो हमारे पास dx में कन्वर्ट होगा, जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, r बाई n जो है वो x होगा और नीचे वाला जो r बाई n है वो भी x में कन्वर्ट होगा, तो ये बन गया x का स्क्वायर। अब हमें लिमिट निकालना है कि x का लिमिट क्या आएगा। देखिए x हमारे पास r बाई n के बराबर था और बाहर लिमिट n को इंफिनिटी टेंड कराना है, सही है। अब देखिए r की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 1 से लेके 2 है। आप लिखिए लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की जहां पे मैंने 1 लगा दिया। जैसे आप 1 लगाओगे तो ये किसको टेंड करेगा, समथिंग बाय इंफिनिटी, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है जो x है वो 0 होगा। अगर r का वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर है उस समय में जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर आपसे कहते हैं अगर r की वैल्यू मेरे पास 2n के बराबर है, सो दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या बनेगा 2n बाय n, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया 2। तो कहने का मतलब है इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया 0 से 2। तो ये सारा का सारा इस डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, जिसका इंटीग्रेशन करना अत्यंत ही सरल है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 2। इसको मैंने लिखा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस सारे की पावर -1/2 और साथ में dx, ये बन गया। ये मेरे पास क्या है, फंक्शन की पावर n, और ये मेरे पास क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये बन गया कितना 1/2, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस सारे की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1, और इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा 0 से 2। तो 1 से 1/2 और ये जाएगा तो भी कितना आएगा 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ये मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं। कहां लिखो जी, ए यहां लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का लिमिट 1 से लेकर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर 2 तक जाएगा। तो x के यहां पहले 2 लगाओ, तो जैसे आपने 2 लगाया 1 + 2 स्क्वायर, फिर मैंने 0 लगाया, जैसे मैं 0 लगाऊंगा ये बनेगा 1 प्लस में 0 स्क्वायर, 4 + 1 कितना होगा 5, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, और जो 1 है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1, सो आवर आंसर विल बी √5 - 1। ठीक है, जो √5 - 1 है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, अरे भैया ऑप्शन तो लिखने भूल गए। चलिए, जो हमारा पेपर है उसके बीच में ऑप्शन नंबर सी है, जो सी ऑप्शन है -1 प्लस का √5, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सारे एक्सप्रेशन को r/n में चेंज किए, समेशन को इंफिनिटी में चेंज किया, 1/n को dx में चेंज किया, और r के कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोगों ने x का लिमिट्स निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।